मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बॉडी फ्लूइड्स पे होने वाला है। बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स कहाँ पाए जाते हैं, कितने कंपार्टमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है। तो बॉडी फ्लूइड की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेफिनेशन की अगर बात करें, बॉडी फ्लूइड क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। बॉडी फ्लूइड ये होता है, नाम से पता चल रहा है, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड्स बोलते हैं। इसको हम लोग बायो फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग बॉडीली फ्लूइड भी कहते हैं। इसके और दो नाम है जहाँ कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम लोग बॉडीली फ्लूइड भी बोलते हैं और इसको हम लोग बायो फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि बायो का एक्चुअल मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग होता है, और ह्यूमन बॉडी एक लिविंग थिंग है और इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। तो अब अगर बात करें बॉडी फ्लूइड क्या होता है, तो सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करें, हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड होते हैं, इंक्लूडिंग वो फ्लूइड जो बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है या बॉडी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, उन सारे फ्लूइड को भी मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स पाए जाते हैं, चाहे ब्लड हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे यूरिन हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे सीएसएफ हो, एक्सवाइजेड जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं, उन सारे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बॉडी में टोटल कितने परसेंटेज बॉडी फ्लूइड कंटेन रहता है। तो ये जो है बॉडी वेट के हिसाब से बताया गया है, और डिफरेंट डिफरेंट एज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लगभग जो अडल्ट होते हैं उनको 70% ऑफ बॉडी वेट होता है। यानी कि मान लो सपोज करो कि किसी व्यक्ति का अगर 100 kg वेट है, तो उसमें से 70% उसका बॉडी फ्लूइड ही होगा। उसका जो बॉडी वेट का 70% यानी कि 70 kg जो होगा वो बॉडी फ्लूइड ही होगा। और ऐसे अगर बात करें एल्डरली की, एल्डरली यानी कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें लगभग 55% बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जबकि अगर बात करें हम लोग इन्फेंट की, इन्फेंट यानी का होता यानी कि होता है कि एक दिन से लेकर के 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग इन्फेंट कहते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं इनका जो बॉडी परसेंटेज, बॉडी फ्लूइड का परसेंटेज होता है वो लगभग 80% होता है। अब यहाँ पे तीन चीजें दिया हुआ है कि अडल्ट में 70% है, दूसरी बात यहाँ पे जो एल्डरली एज होते हैं उसमें 55 होता है, और जो चाइल्ड या इन्फेंट होते हैं उसमें 80% होता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे शो करके बताया हुआ है। अब अगर बात करें यहाँ पे एक चीज बहुत जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, हम लोग देखते हैं कि आम तौर पे जो डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाना, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन जो होता है वो एक तो एल्डरली एज पीपल को ज्यादा होता है और दूसरा इन्फेंट को ज्यादा होता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि मोर प्रोन, डिहाइड्रेशन इज मोर प्रोन इन एल्डरली एज पेशेंट एंड इन्फेंट पेशेंट। इसका सिंपल रीजन यही है कि जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, 55% होता है, कम होता है उनका बॉडी फ्लूइड का लेवल जो होता है, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो इन्फेंट होते हैं इनमें ज्यादा होना चाहिए, 80% होता है, बट अगर इससे कम हो गया तब भी इसको इनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों को और ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनको डिहाइड्रेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है, तो बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, सारे फ्लूइड को मिलाकर के हम लोग बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। इसी का अनदर नेम बायो फ्लूइड है, और इसी को हम लोग बॉडीली फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को भी कंटेन करता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे। अब अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, किन किन चीजों से मिलकर के बॉडी फ्लूइड बना होता है, हम लोगों ने ये जान लिया कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड होंगे उन सारे फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड बोलेंगे। अब इनका कंपोजिशन की अगर बात करें, यानी किन किन चीजों से मिलकर के ये बने होते हैं, तो सबसे सिंपल सी बात ये है कि जो बॉडी फ्लूइड होगा पहले तो दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक उसमें वाटर होगा, दूसरी बात उसमें सॉलिड प्रेजेंट होगा। अब वाटर की अगर बात करें, इसको भी अगर हम लोग और केमिस्ट्री के हिसाब से बोले तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, H2O जिसको हम लोग बोलते हैं। खैर इस पर अपन डिटेल से नहीं जाते हैं, वाटर सबको पता होता है। इसके अलावा सॉलिड जो कंटेंट होगी, सॉलिड कंटेंट में से सबसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जितना भी सॉलिड कंटेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक, और यही होते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यहाँ पे देखा जाए, ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो इसमें ग्लूकोज आ जाता है,
एमिनो एसिड आ जाता है, फैटी एसिड आ जाता है, हार्मोन्स आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक एक्चुअल मतलब होता है जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल एब्सेंस होता है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और ये जो होते हैं मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो कंपोजिशन की अगर बात करें, यानी कि बॉडी फ्लूइड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला जो है अपना वाटर, और दूसरा सॉलिड। और जो सॉलिड होते हैं वो भी दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ग्लूकोज आ जाएंगे, एमिनो एसिड आ जाएंगे, फैटी एसिड आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे। जबकि इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बॉडी फ्लूइड बोलेंगे। बट बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे सारे फ्लूइड भरे पड़े हैं। ये हमारे बॉडी के हर एक जगह पे पाए जाते हैं। तो ये कैसे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट। ठीक है, तो कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे एक चीज है, बहुत सिंपल चीज है, कि जिस कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को वही फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा। जैसे सपोज करो कि इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जो भी फ्लूइड पाए जाएंगे उनको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जितने फ्लूइड पाए जाएंगे उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे। इसके बाद में फ्लूइड के टाइप्स भी बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा कंपार्टमेंट को जान लेते हैं, ताकि हम लोग को ये जानना बड़ा इजी हो जाएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मैं फ्लूइड को एक्सप्लेन करूँ तो ओनली मैं उसके परसेंटेज बताऊं और कहाँ पे प्रेजेंट होता है बता दूं। अपन यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये बॉडी का एक बॉडी का एक पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहला ये सेल है, ठीक। और ढेर सारे सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल मिल करके हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, यानी कि ये टिश्यू है। अब हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक जाते हैं और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक केनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बोल सकते हैं ये जो है हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड प्रेजेंट होंगे। अब हम जब ब्लड वाला चैप्टर बताऊंगा तब मैं ब्लड का भी कंपोजिशन बताऊंगा, तो ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे इतना जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंपार्टमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे दो कंपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट और एक है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। नाम से पता चल रहा है, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि ये अगर सेल है और इस सेल के अंदर जितने भी फ्लूइड पाए जाएंगे, इस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो कि हम लोग जब सेल पढ़ रहे थे तब मैंने ऑलरेडी वहां पे जिक्र किया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग साइटोसोल या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं उसको हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे कंपार्टमेंट बता रहा हूँ, तो ये वाला जो कंपार्टमेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे। यानी कि सेल के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट है जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस कंपार्टमेंट को हम लोग इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे। अब दूसरा आता है अपना एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब यहाँ ऊपर वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है अपना सेल है, ठीक। अब इस सेल के अंदर का तो हम लोग क्या बोले, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोले। अब यहाँ से ये बाहर जितने भी स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये जितना भी स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में एक ब्लड वेसल्स भी गया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स है ये सेल के अंदर से तो नहीं गया है, ये सेल के बाहर से गया है, यानी भी ये किसके अंदर आएगा, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेस पाए जाते हैं जो कि एक जो एपिथेलियल टिश्यू का जो कैविटी होता है वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, या वहां पे एक कैविटी बनाते हैं, एक लाइनिंग बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आईज में प्रेजेंट है या लंग्स में प्रेजेंट है जो प्लूरल फ्लूइड को कंटेन करता है, ठीक है। तो वो एक अलग से कैविटी बनाई रहती है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के, तो उसको उसमें भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं, जो कि ये भी सेल के क्या होता है, बाहर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि पहला तो जो इनसाइड सेल के इनसाइड प्रेजेंट होगा उसको इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे, जो सेल के बाहर होगा उसको एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे। लेकिन सेल के बाहर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, यानी कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे मैं अनदर कलर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के साथ साथ ये दो सेल के बीच में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर में तो ब्लड वेसल्स भी आ जाएगा, बट यहाँ पे ओनली दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलता है, और इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट है इंट्रावास्कुलर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होंगे वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर आएंगे, लेकिन ये ब्लड वेसल्स जो है एक अलग से और कंपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर है, और सेल के बाहर अपने में एक और ब्लड वेसल्स कंटेंट किए हुए हैं और उसके अंदर भी फ्लूइड को कंटेंट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट बोलेंगे। अब अगर बात करें ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लड वेसल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, फर्दर जो है वो टाइप कन्वर्ट होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वेन जो होता है कन्वर्ट होता है वेन्यूल्स में, आर्टरी कन्वर्ट होता है आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में, उसके छोटे फॉर्म होते हैं, बट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। तो अगर ये आर्टरी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग इंट्रा आर्टेरियल कंपार्टमेंट बोलेंगे, अगर ये वेन है तो इसको हम लोग इंट्रावेनस कंपार्टमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपार्टमेंट को हम लोग इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं, सेल के बाहर वाले को एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जो बीच में स्पेस होता है उसमें पाए जाएंगे तो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, जो ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे तो उसको इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, अगर आर्टरी है तो इंट्रा आर्टेरियल, अगर वेन है तो इंट्रावेनस। एक और बच जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर बोलते हैं। तो जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे कैविटीज होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से कवर हुए रहते हैं, और ये भी क्या करते हैं, फ्लूइड को कंटेन करते हैं। तो इन फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो लंग्स होता है, लंग्स के जो आउटर लेयर में एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग प्ल्यूरा बोलते हैं, और प्ल्यूरा किस भी फ्लूइड को कंटेन करता है, प्लूरल फ्लूइड को, तो वो क्या है, एक ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, कितने प्रकार के बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिस कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसी कंपार्टमेंट के फ्लूइड को उस कंपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होगा, जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड लीज इनसाइड ऑफ द सेल। ऐसे फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग सेल में पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं। इसके अलावा इट कंसिस्ट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जितने भी बॉडी फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें से 2/3 हिस्सा जो होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं। यानी मान लो सपोज करो कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में अगर 60 लीटर, अगर 60% अगर बॉडी फ्लूइड है उसके बॉडी वेट का, तो उसमें से 40% जो होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, जबकि 1% क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। यानी कि 2/3 जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। जैसे यहाँ पे बोला है कि इट कंप्राइज अबाउट द 67% ऑफ बॉडी वेट, लगभग लगभग 67% को ही, बॉडी वेट यहाँ पे मिस्टेक है, जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं उसमें से 67% जो है वो कौन कंटेन करता है, इंट्रासेलुलर। ये बॉडी वेट नहीं होगा, ये बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड का 67% जो होता है वो कंटेन करता है अपना इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे मैंने बताया कि ऐसे फ्लूइड जो सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर में बताया कि ये 2/3 होता है, तो बचा 1/3 पार्ट जो होता है अपना क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और ये भी जो है यहाँ पे वेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली टोटल जो जितने बॉडी फ्लूइड होता है उसमें से 37 फ्लूइड किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, तो इसको फर्दर 3 फ्लूइड में डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या होगा, और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड क्या होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको अपन डिटेल से देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन देखा इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होगा, अगर मान लो सपोज करो ये सेल है, ये भी अगर सेल है, ठीक, ये भी अगर सेल है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, ये जो स्पेस बच रहा है, ये जो स्पेस बच रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो फ्लूइड होगा इस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा इट कंटेन अबाउट 22% ऑफ बॉडी वेट। टोटल कितने थे, 100% थे, उसमें से 67 क्या हो गया था, अपना इंट्रासेलुलर हो गया था। अब बचे 33 में से लगभग जो है 22% जो होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, ये बीच में प्रेजेंट होता है, दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या करता है, ये मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, किसी भी फ्लूइड को अगर एक्सचेंज करना है किसी चीज को, या फ्लूइड को ट्रांसपोर्टेशन करना है एक सेल से दूसरे सेल या एक स्पेस से दूसरे, तो ये मीडियम का काम करता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, दूसरा है इंट्रावास्कुलर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम लोग इंट्रावास्कुलर सेल बोलते हैं। इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स को इंट्रावास्कुलर बोलते हैं, जो कि लगभग क्या है 6% टोटल बॉडी फ्लूइड को क्या करता है, कंटेन करता है। जहां जहां भी वेट है यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये टोटल बॉडी फ्लूइड की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो होता है इंट्रावास्कुलर, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इंट्रावेनस और इंट्रा आर्टेरियल। अगर आर्टरी में प्रेजेंट है तो इंट्रा आर्टेरियल, और अगर वेनस में प्रेजेंट है तो, अगर वेन में प्रेजेंट है तो इंट्रा वेनस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना ट्रांससेलुलर बॉडी फ्लूइड। तो ट्रांससेलुलर बॉडी फ्लूइड क्या होता है, तो एक ऐसा स्पेस, जैसे जो भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, ट्रांससेलुलर फ्लूइड दैट स्पेस इज क्रिएटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कोई सा भी कैविटी है, सपोज दैट कोई सा भी एक्स वाई भी कैविटी होता है, और उस कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड है, जैसे कि आई में अपना प्रेजेंट होता है एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे सीएनएस में सीएसएफ प्रेजेंट होता है, इसके अलावा लंग्स में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जितने भी फ्लूइड जो पर्टिकुलर एक कैविटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है नर्सिंग की, अगर बात करें फर्स्ट ईयर में, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी आता है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर डिफरेंस, यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को मेंशन किया है, ऑलरेडी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहली बात, तो कुछ डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, एक आउटसाइड प्रेजेंट होता है। एक जो होता है 2/3 पार्ट को कंटेन करता है, एक जो होता है 1/3 पार्ट को कंटेन करता है, एक जो होता है लगभग 67 होता है परसेंटेज, तो एक होता है 33%, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तो ऑलरेडी बता दिया था, कुछ डिफरेंस और बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होते हैं, ये इसमें ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हैज मोर प्रोटीन, जबकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन थोड़ा सा क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है, लेस प्रोटीन होते हैं। बट ये जो होते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर में प्लाज्मा भी आता है, तो एक्स्ट्रासेलुलर में प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और जिसका ठीक अपोजिट क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फेट, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में फॉस्फेट ज्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो है क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से यहाँ पे 4 डिफरेंस बताया हुआ है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 4-5 डिफरेंस और बताए थे। तो अगर कहीं पे भी डिफरेंस पूछता है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके अलावा आगे जितने भी वीडियोस बनाएंगे, आप कमेंट करिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। इस तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। एंड ट्राई करेंगे हम लोग बेस्ट अपना देने का। और जितने भी वीडियोस या अनदर सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स आपको जानना है, आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियोस आने वाले टाइम पे बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस चैनल।